दोस्तों बांग्लादेश वाले कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे इंडिया के बारे में। उनको ये समझना चाहिए कि जब हम लोग अपना मैप खरीदते हैं ना तो उनका वाला तो फ्री में आ जाता है। दोस्तों बांग्लादेश का पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस हर दिन नए रंग दिखा रहा है। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास की लिंचिंग की खबर हमने आपको बताई थी। अब उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां बांग्लादेश की पुलिस ही उनको उन ज़ॉम्बीज की भीड़ के हवाले कर दे रही है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने खुद को बचाने के लिए दंगाइयों के हाथ एक जीते जागते इंसान को दे दिया, ये जानते हुए कि वो उसे मार देंगे, और हुआ भी वही। लेकिन इस वीडियो को देखकर एक बार फिर ये समझ में आ गया कि अगर डेमोग्राफी बदल गई तो भाई माइनॉरिटी के साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं है। खैर उन वैश्यों का तो भगवान हिसाब करेगा और बड़ा ही दर्दनाक हिसाब करेगा, लेकिन इस समय बांग्लादेश का हिसाब थोड़ा बिगड़ा हुआ है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। इस हफ्ते ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदली हैं कि अब उसमें अमेरिका की भी पोल खुल गई है। इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे डिटेल में, और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया के अंदर आग लगाकर तमाशा देखने वाले लोगों को अब उसी आग की आंच लगने लगी है। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। This breaking news is from Bangladesh. A man has been reportedly killed after assailants threw a crude explosive. The bomb was thrown off the Mog Bazar flyover and struck him directly, causing death on the spot. पॉलिटिकल वायलेंस, डेमोग्राफिक क्राइसिस और इस बीच एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा से घिरा हुआ बांग्लादेश इस टाइम एक ऐसे बदलाव से गुजर रहा है जो भारत के लिए ठीक नहीं है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली इंटरिम गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2025 में शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने पूरे बांग्लादेश को आग लगा दी, जिससे राइट्स, लिंचिंग और मीडिया ग्रुप्स पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में 18 से 20 दिसंबर को भयानक दंगे भड़क उठे जब इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की गोली लगने से मौत हो गई। ऐसा आरोप है कि हादी को 12 दिसंबर को आवामी लीग के स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स ने गोली मारी, जो बाद में भारत भाग गए। इस घटना के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ज़ॉम्बीज की भीड़ दिमाग और कान बंद करके भारी तादाद में इंडियन एम्बेसी की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद भीड़ ने कई अखबारों के दफ्तरों पर हमला किया, आग लगाई और पत्रकारों को निशाना बनाया। चिनाउड और उडुपी जैसे कल्चरल सेंटर्स को इंडियन कल्चर के सिंबल और एडवर्टीजमेंट बताकर तोड़ा गया। वहीं दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। उनको ईश निंदा के आरोप में मार दिया गया, जबकि इसके कोई सबूत भी नहीं मिले थे। एनसीपी और इस्लामी छत्र शिविर जैसे ग्रुप्स ने भारत विरोधी नारे लगाए, भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश की और हसीना के एक्सट्रेडिशन की मांग की। यूनुस गवर्नमेंट ने सेना, आरएबी और बीजीबी तैनात कर डाली, लेकिन ऑपोजिशन इसे दमन बता रहा है। फाइनेंशियल मोर्चे पर इनकी गारमेंट इंडस्ट्री ठप हो चुकी है। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई होने वाला है और इसका फॉरेन रिजर्व भी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा ट्विस्ट हादी के भाई ने लाया, जिनके हाल ही में कहे एक बयान ने पूरे बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिनारियो को ही बदल डाला। বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই। हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने यूनुस सरकार पर सीधा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उसके भाई की हत्या बांग्लादेश के अगले चुनाव को पटरी से उतारने की साजिश थी। ढाका के नेशनल म्यूजियम के बाहर इनकलाब मंच के कार्यक्रम में उसने कहा कि यह हत्या जानबूझकर की गई ताकि फरवरी 2026 के चुनाव बिगड़ जाएं। हादी के भाई ने होम एडवाइजर, उनके स्पेशल असिस्टेंट और लॉ एडवाइजर के इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही 30 दिनों में स्पेशल ट्रिब्यूनल से मुकदमा पूरा करने को कहा है। उमर हादी का यह आरोप है कि उसके भाई ने बांग्लादेश में इलेक्शंस टाइम पर कराने की बात कही थी और वो उसी का पक्षधर भी था। उसका कहना है कि अब जांच में देरी से जनता का गुस्सा भड़क रहा है। इनकलाब मंच के मेंबर और सेक्रेटरी अब्दुल्ला अल जाबेर ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दोहराया है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। अब इस बयान ने पूरे ढाका में तनाव बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा डर और दहशत के अंदर वहां की माइनॉरिटीज, मीडिया और कल्चरल प्लेसेस पर दिख रहा है, जहां हमले अभी भी जारी हैं। अब दोस्तों बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार फरवरी 2026 के चुनाव को कराने की बात तो कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे टालने की साजिश बता रहा है। पहले दिसंबर 2025 या मार्च 2026 तक चुनाव की बात कही गई थी, लेकिन जुलाई चार्टर के नाम पर सुधारों जैसे जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों का हवाला देकर देरी हो रही है। बीएनपी जैसी पार्टियां दिसंबर 2025 तक चुनाव चाहती हैं, वरना देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की धमकी दे रही हैं। मेरा सवाल यह है कि माइनॉरिटीज को लिंच किया जा रहा है, जुडिशियल सिस्टम भी ठप पड़ा है और पुलिस तो खुद ही हाथ खड़े करके बैठी है। अब इससे ज्यादा क्या अस्थिरता फैलाओगे भाई? हेलो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आवामी लीग पर दोस्तों इस समय बैन लगा हुआ है, जबकि बीएनपी और एनसीपी के बीच टकराव बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बदले की राजनीति और फाइनेंशियल क्राइसिस को बढ़ावा दे रहा है, जिससे डेमोक्रेटिक रीसेट मुश्किल हो रहा है। साफ शब्दों में यह यूनुस की तरफ से बांग्लादेश के चुनाव टालने की साजिश है। यूनुस यह भी चाहता है कि वो भारत को उस हद तक प्रोवोक करे ताकि भारत एक जवाबी हमला करे और उसके बाद बांग्लादेश में चुनावों को वो इमरजेंसी बताकर फिर से टाल दे। तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं।
अब बांग्लादेश की ये क्राइसिस भारत के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन इसमें नॉर्थ ईस्ट को लगातार पैनिक मोड में डालने की कोशिश हो रही है। दरअसल बांग्लादेश के इस एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स की वजह से बांग्लादेश में इंडिया वीजा सेंटर्स बंद हुए हैं। साथ ही राजशाही और खुलना में हमलों का डर है। सीमा पर घुसपैठ, रेडिकलाइजेशन, इलीगल आर्म स्मगलिंग और कम्युनल टेंशन बढ़ने वाले हैं। दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के बाद से माइनॉरिटीज के अंदर भारी डर है, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश से भागकर भारत शरण लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ये बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत के लिए एक रेफ्यूजी क्राइसिस बनने का डर बढ़ा देगा। फाइनेंशियल मोर्चों पर गारमेंट सप्लाई चेन इस समय पूरी तरह बाधित है। बिजनेस और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे ट्रेन सर्विसेज भी इससे अफेक्टेड हैं। शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन की बढ़ती मांग ने एक डिप्लोमेटिक टेंशन भी पैदा करके रखा है। लेकिन इन सब के बीच में वेस्ट बंगाल के अंदर 1 साल पुरानी खबर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसने पूरे सीक्रेट एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस की टेंशन बढ़ाई है। दरअसल 15 जुलाई 2024 को वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के कुलतली गांव में सद्दाम सरदार नामक व्यक्ति के घर के नीचे बेडरूम से शुरू होकर बांग्लादेश सीमा की ओर जाने वाली 40 मीटर लंबी कंक्रीट सुरंग की खोज हुई है। यह सुरंग फर्जी सोने की मूर्तियों के धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान मिली, जब पुलिस सद्दाम और उसके भाई सहरुल को गिरफ्तार करने गई थी। दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया पर वायरल होने से यह फिर चर्चा में आई है। 15 जुलाई 2024 को नादिया जिले के एक व्यक्ति की शिकायत पर बरुईपुर पुलिस ने सद्दाम सरदार के एक मंजिला घर पर छापा मारा था। सद्दाम और सहरुल ने सोशल मीडिया पर सस्ते दामों पर सोने की मूर्तियां बेचकर लोगों को ठगा था। छापे के दौरान परिवार और गांव के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। सद्दाम ने हवा में गोली चलाई और भाई संग सुरंग से भाग गया। अब ये सुरंग घर के कमरे के नीचे बेडरूम से शुरू होती है, जो लगभग 40 मीटर लंबी, 8 से 10 फीट गहरी, 5 से 6 फीट ऊंची और 4 से 5 फीट चौड़ी है। इसका दूसरा सिरा घर के पीछे नाले से जुड़ता है, जो सुंदरबन के मटला नदी में मिलता है और इसके पार भारत बांग्लादेश सीमा पड़ती है। पुलिस का मानना है कि इसे भागने के लिए बनाया गया था। हालांकि सद्दाम ने दावा किया है कि वो फिशरीज के लिए थी। पुलिस ने सद्दाम की पत्नी मसूदा और सहरुल की पत्नी राबिया को हमले के आरोप में गिरफ्तार किया है, जहां उनका भाई अभी भी फरार है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताकर चिंता जताई है। बीएसएफ को भी इसकी न्यूज दी गई थी। ऐसा शक है कि इसी सुरंग से इलीगल बांग्लादेशी भारत में लाए जाते थे। अब जरा आज की बांग्लादेश की सिचुएशन से इस न्यूज को जोड़कर देखिए तो ये कितनी खतरनाक बात है। वेस्ट बंगाल की सरकार क्या कर रही है, उससे भी बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है। ये सीधे एनएसए लगाने वाला केस है, लेकिन इसके बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी मिल नहीं रही है दोस्तों। Secret tunnel has been unearthed. Now, this is coming in from Bengal's Kultali region, where we see that the allegations have come out of ties between the accused Saddam Sardar and the ruling Mamata government has sparked a huge controversy. अब दोस्तों, किसी भी देश के अंदर भसड़ मची हो और ताऊ अमेरिका उसमें न बोले, ऐसे कैसे होगा। अमेरिकन हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के कुछ सांसदों ने 23 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को एक चिट्ठी लिखी और बोला कि अपने देश में हो रहे मामलों पर ध्यान दो और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में अपना सहयोग दो। भैया, इसके बाद की लाइन पढ़ के तो मैं ऑलमोस्ट मूर्छित हो पड़ा, जहां अमेरिका ने बांग्लादेश में शांति बनाए रखने की अपील की। मतलब दुनिया में आग लगाने के बाद शांति वाली पीपनी बजाना अमेरिका की पुरानी आदत है, नहीं? बात तो सही है। अमेरिका ने हमेशा से यही किया। यूएसएसआर के खिलाफ अमेरिका ने तालिबान को बनाया और बाद में तालिबान ही अमेरिका के खिलाफ हो गया। लादेन ने उनके ही देश पे हमला किया। ऐसे ही कहा जाता है कि यूनुस को भी बांग्लादेश में उसी ने खड़ा किया। किसने? अमेरिका ने। और अब ताऊ अमेरिका ही चाहता है कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए। सवाल यह है कि भाई अमेरिका चाहते क्या हो बे? बोलो बोलो, टेल। अमेरिकन डिप्लोमेट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हेनरी किसिंगर ने कहा था कि इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। इसका आसान भाषा में अनुवाद यही है कि अमेरिका का दुश्मन होना नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन अगर अमेरिका के दोस्त हो तो यह आपके लिए सबसे बड़े खतरे की बात है। अमेरिकन धोखे की कहानी किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका सिर्फ एक ही देश का दोस्त है और वो है खुद अमेरिका। लेकिन एक इकलौती सुपर पावर होने के नाते उसकी दुनिया में आग लगाने की अपनी आदत पुरानी है। विदेशी डिप्लोमेट से लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट से मानते हैं कि दुनिया में कहीं भी आग लगी हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके तार अमेरिका से जुड़ते हैं। बांग्लादेश के अंदर भी अमेरिका यही करना चाहता है। सबसे पहले तो उसका मकसद भारत को चेक में रखने का था। वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर अपनी पैठ दोबारा बना चुका है। अब वो बांग्लादेश के अंदर अपना बेस भी बनाने पर आमादा है, जो भारत कतई नहीं होने देना चाहता। अमेरिका का भारत के दो छोर पर आकर बैठ जाना सीधे भारत के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के एकदम खिलाफ है। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब भी किसी भी एंटिटी को खड़ा किया है, वो एंटिटी उसी के खिलाफ खड़ी हो गई है। अमेरिका ने रिसोर्सेज तो खूब बनाए, लेकिन फिर वो दुनिया का सिरदर्द भी बन गई। यही अमेरिकन आदत है और शायद ऊपर वाले का इंसाफ भी। लेकिन बांग्लादेश के अंदर अभी भी सिचुएशन सीधे भारत के लिए एक बड़ी टेंशन बढ़ा रहा है। अब देखना यह है कि भारत इन बातों से कैसे जूझता है और इन्हें कैसे हैंडल करता है। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय, क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बांग्लादेश को क्या कहना चाहते हो, अमेरिका को क्या कहना चाहते हो? कमेंट सेक्शन खुला है, जो भी आपके मन में आए लिख डालो। और रात को 8:25 पर देखना मत भूलना वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ, ओनली ऑन न्यूज 18 इंडिया। न्यूज और पॉलिटिक्स का ऐसा एंटरटेनिंग शो आपने कभी नहीं देखा होगा, जरूर देखना एवरी थर्सडे फ्राइडे 8:25 PM। बाकी इस चैनल पर मिलेंगे कल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।